न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नारी अस्मिता, बेटी बचाओ के तमाम कसीदे पढ़ने वाली सरकार आज खुद कटघरे में है। यूपी के हाथरस के बाद अब बलरामपुर में एक 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मां के मुताबिक दरिंदों ने उनकी बेटी की कमर और पैर तोड़ दिए और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लगातार हैवानियत का ये खेल उत्तर प्रदेश में जारी है। हाथरस के बाद बलरामपुर में हैवानियत का ये खेल। अस्पताल ले जाने के दौरान छात्रा की मौत हुई। बुलंदशहर में घर से उठाकर नाबालिग से रेप किया गया। लगातार ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि प्रशासन मूक दर्शक है और लगातार जो पीड़ित परिवार है वो गुहार लगा रहा है सड़कों पर। क्या सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से या सिर्फ आश्वासन देने से उस पीड़ित परिवार के आंसू को पोंछा जा सकता है, दर्द को कम किया जा सकता है? तमाम सवाल हैं जिसके कटघरे में अब सरकार है, पुलिस प्रशासन है और जिसके हाथ में न्याय की कमान थी। जब वही दरिंदे बने हुए नजर आए, जब वही न्याय से मुकरते हुए नजर आए, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो रात को आपको अंतिम संस्कार करना पड़ा एक ऐसी पीड़िता के परिवारजनों को दूर रखते हुए जो लगातार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लगातार उनके दर्द के आंसू कम नहीं हो रहे। लेकिन सरकार के आश्वासन सिर्फ और सिर्फ दिखावे साबित हो रहे हैं, क्योंकि हाथरस के बाद एक और घटना घटने के बाद ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में हैवानियत का ये खेल लगातार जारी है और बेटी बचाओ के नारे देने वाली सरकार आखिर क्या कुछ कर रही है। हमारे साथ भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, जो तमाम वादे सरकार लगातार करती आई है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बेटी बचाओ का नारा, नारी अस्मिता की बात करना और लगातार भारत जैसे देश में इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय है, हैवानियत से भरी हुई है और सरकार का सिर्फ ये कहना कि न्याय मिलेगा, एसआईटी का गठन किया जाएगा। लेकिन आखिर जिस कानून व्यवस्था, जिस कानून के रखवालों के हाथ में न्याय की कमान सौंपी गई थी, आखिर वो देर रात किस तरीके की हैवानियत का खेल देख करते नजर आए, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। सुनीता, अगर हम 2017 के बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें तो उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था उत्तर प्रदेश में कि हम जब सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे। ये बहुत बड़ा वादा किया था और उसके साथ साथ सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि जो भी उत्तर प्रदेश में यौन हिंसा का उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं, बात अगर हम हाथरस की करें, बलरामपुर की करें, बुलंदशहर की करें, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से लगातार योगी का जो निजाम है वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, क्योंकि जो मैसेज होना चाहिए उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों के खिलाफ कि वो हिम्मत नहीं जुटा सके महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए या गैंगरेप करने के लिए, अब कहीं ना कहीं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक के बाद एक लगातार वो कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध करते चले जा रहे हैं। बलरामपुर की घटना, 22 साल की युवती, लगातार उसकी गैंगरेप करते हैं, उसके पैरों को तोड़ देते हैं और अंत में वो जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये सरकार के लिए कितना निंदनीय है। खास तौर पे अब विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे कहा है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सीधे तौर पर वो गोरखपुर के मठ में वापस जाएं या तो फिर अयोध्या में उनको महंत बनाएं। ये सीधे तौर पर उनका कटाक्ष है और कहीं न कहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं योगी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है, बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। यहाँ पर भट्ट साहब, यही वजह है कि अब लगातार आवाजें मुखर हो रही हैं। जो लगातार ये बातें की जा रही थी कि बेटी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक के बाद एक घटना है। जो हमने दिल्ली का दामिनी कांड देखा, 200 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हो जाती है जहां पर एक बेटी अपनी मां के साथ अपने खेत में काम कर रही है। क्या गलती थी उसकी? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो दरिंदगी की वो शिकार हुई? एक बच्ची बलरामपुर की जो कि 22 वर्षीय है, अपने कॉलेज जा रही है अपना एडमिशन कराने, आखिर क्या गलती थी उसकी?
तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आखिर क्यों बार बार बालिकाओं को, बच्चियों को, युवतियों को शिकार बनाया जा रहा है अपनी हैवानियत का, और पुलिस प्रशासन आंख मीचे हुए है। जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एक और हैवानियत की तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं अपराधी जो हैवानियत करते हैं उससे ज्यादा न्याय के रखवाले। आखिर 2:30 बजे रात को एक बच्ची जो कि इतने वक्त तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही, जिसकी जबान काट दी गई, जो कि बोल नहीं पाई, आखिर क्यों उसका अंतिम संस्कार परंपरा के साथ और अपने घर वालों की निगरानी में नहीं हो पाया? आखिर उस परिवार वालों की गलती क्या थी? सुनीता, निश्चित रूप से यह एक बड़ा सवालिया निशान है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति जो यौन हिंसा हो रही है उसको क्यों नहीं रोक पा रही जी, क्यों नहीं उस पर काबू पा रही है, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये जो बड़ा सवाल है उसको लगातार विपक्ष उठा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं होना निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। सरकार ने पहले भी ये कहा था कि एंटी रोमियो दल बनाया गया है, स्क्वाड बनाया गया है, शुरुआती दौर में लगातार इस तरह की कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी इन बलात्कारियों के हौसले क्यों बुलंद हैं, उनके हौसले क्यों नहीं टूट रहे हैं? कहीं न कहीं प्रशासन और शासन फेलियर है। निश्चित रूप से सरकार का जो सूचना तंत्र है वो फेलियर है, सरकार की जो LIU है वो फेलियर है, क्योंकि जनपदों में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी है कि वहां पे इस टाइप के लोगों को चिन्हित करें, उनको नोटिस मिले, थाना स्तर पे उनको पकड़वाया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इस पर ध्यान नहीं दे पाई। और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उससे निश्चित रूप से अब विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अभी थोड़ी देर पहले हाथरस की घटना को लेकर प्रियंका, राहुल दोनों लोग जो है वो हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। वो उस गांव में जाना चाहते हैं, उसकी मां से मिलना चाहते हैं, उसके परिवार से मिलना चाहते हैं, और कांग्रेसी के साथ साथ सभी विपक्षी दल जो है वो एक स्वर में कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर को उजागर कर रहे हैं, सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कल कहा है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी कि निश्चित रूप से सरकार को जो सलाह देने वाले लोग हैं, सरकार के जो आला अधिकारी हैं, चाहे DGP हो या अपर मुख्य सचिव हो, गृह हो, कहीं न कहीं वो ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं जिससे ये अपराध रोके जाएं। जिस तरह की हाथरस की घटना है, बड़ी शर्मनाक, बलरामपुर की घटना है, बेहद शर्मनाक, इसको रोका जा सकता था अगर जनपद की पुलिस अधीक्षक अगर चुस्त दुरुस्त होते हैं तो निश्चित रूप से रोका जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई है, प्रशासन फेल हुआ है, अक्षम जिलाधिकारी, अक्षम पुलिस अधीक्षक तैनात किए जा रहे हैं जो जिलों जी बिल्कुल। और साथ ही अक्षमता के साथ यहाँ भट्ट साहब, जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सामने से बैठकर बड़ी ही छाती ठोक कर ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो उनके माता पिता थे वो साथ में थे, उनकी निगरानी में ये अंतिम संस्कार हुआ, जबकि चीख चीख कर माँ रो रो कर ये विलाप कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हिंदू समाज में रात के 2:30 बजे आधी रात को अंतिम संस्कार करने का विधान है? पुलिस को किसने हक दिया कि किसी की बेटी को आप ले जाकर यूं अचानक जला दें? इस तरीके से, या यूं कहा जाए, इस तरीके का इंसाफ उत्तर प्रदेश में बेटियों को मिलेगा कि आप बोलते बोलते उनकी जुबान को बंद कर दें, और जब बेटी अंतिम सांस ले ले उसके बाद बिना अंतिम संस्कार उसका गौरव आप छीन लें? जो अंतिम संस्कार की एक रस्म होती है हिंदू समाज में, यह अंतिम रस्म मानी जाती है, परिवार को वो भी नसीब नहीं होगा, उसके बाद भी आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सुनीता, निश्चित रूप से ये शर्मनाक हरकत है। अगर घर वाले अंतिम संस्कार रात में नहीं करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सुबह का इंतजार करना चाहिए। अंतिम संस्कार में निश्चित रूप से घर वालों की सहमति होनी चाहिए थी, और पूरा जो हिंदू धर्म में जो विधान है अंतिम संस्कार का उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आखिर प्रशासन को इतनी जल्दीबाजी क्यों, पुलिस प्रशासन को इतनी जल्दीबाजी क्यों कि तत्काल प्रभाव से उपले जुटाकर, लकड़ी जुटाकर, और उस जो है बलात्कार पीड़िता का शव जो है लेकर आनंद फानंद में अंतिम संस्कार रात के वक्त किया गया। निश्चित रूप से यह एक बड़ा सवाल है, और यही सवाल लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती,
ये सभी लोग यही सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल उठने लाजमी है और यही वजह है कांग्रेस राहुल गांधी ने यही ट्वीट किया है कि बेटी बचाओ और उसके साथ तथ्य छुपाओ, साथ ही सत्ता को बचाओ। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ऐसे कौन से तथ्य आप छुपाना चाह रहे थे, और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार भी ये सवाल पूछता नजर आ रहा है। हमारे साथ बलरामपुर से बिंदेश्वरी प्रसाद पांडे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्योंकि बलरामपुर में भी ऐसी ही विभत्स घिनौनी जो कृत्य है, घटना है, वो हमने देखी। बलरामपुर से बिंदेश्वरी वहां पर क्या कुछ हाल है, क्योंकि लगातार जनता का आक्रोश है वो नजर आ रहा है। एक रोती बिलखती हुई मां जो है लगातार विलाप कर रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। सुनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हाथरस कांड को बलरामपुर में दोहराया जाना कहा जाए तो यह उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बलरामपुर में जो घटना, हाथरस में जो घटना हुई है, सेम वही घटना बलरामपुर में भी दोहराया गया है जी। यहाँ भी गैंगरेप के दरिंदों ने कॉलेज से लौटती हुई छात्रा का पहले अपहरण किया, अगवा करके उसको एक चौपहिया वाहन में बैठाया, उसके बाद गाड़ी के अंदर ही उसको नशे का इंजेक्शन दिया गया, फिर गैसरी बाजार में ले जाकर के एक मकान में उसके साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद जब शाम हो गया, अंधेरा हो गया, तो उस छात्रा को एक रिक्शे पर बैठा करके थोड़ी दूर बामुश्किल 2 किलोमीटर गांव उसका पड़ता है, उसके घर भेज दिया। वो छात्रा जब रोती बिलखती हुई घर पहुंची गंभीर हालत में, तो परिजनों ने जब देखा उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो दवा इलाज के लिए लेकर जाने लगे। बामुश्किल घर से 7-8 किलोमीटर दूर जाते ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिससे यहाँ के जनमानस में भारी आक्रोश है। और मैं बताना चाहूंगा कि रात में करीब 10 बजे उस छात्रा पीड़िता का लाश पीएम होकर के वापस आया। पुलिस ने यहाँ भी जबरन उसका अंतिम संस्कार करने पर परिजनों को मजबूर कर दिया, जबकि गांव के लोग पीड़िता के परिजन रात में दाह संस्कार न करके सुबह होने का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल विदेशी, आखिर क्या वजह है पुलिस प्रशासन का ये जबरिया जो रवैया है लगातार देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस तरीके से बर्बरता कर रही है, क्या ये पुलिसिया तंत्र है या गुंडा तंत्र है? क्यों आखिर एक परेशान परिवार को जो अपनी बेटी को खो चुका है, वो भी इस दरिंदगी की शिकार बेटी, जिसे पुलिस प्रशासन बचा नहीं पाया, और सारी बर्बरता और सारा बल सिर्फ उस परिवार के साथ जो कि पीड़ित है? जी मैम, पुलिस का यही तो नजरिया समझ में नहीं आ रहा है कि इतने घिनौने विभत्स कांड के पीछे पुलिस की क्या सोच है। क्या उत्तर प्रदेश में बेटी होना भी एक गुनाह है? योगी राज में रैपिस्टों की संख्या इस कदर बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल रैपिस्ट प्रदेश बनता जा रहा है। बेटी पैदा होना भी यहाँ गुनाह है। ऐसा नजरिया जो पुलिस का है वो समझते पड़े है कि आखिर पुलिस का इसके पीछे, पर्दे के पीछे पुलिस किसको बचाना चाह रही है, यही तो समझ से बाहर है। बिल्कुल, तमाम एंटी रोमियो स्क्वाड चलाने वाली पुलिस आखिर क्यों ऐसे गुंडों के सामने, ऐसे बदमाशों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है, ये समझ से परे। बहुत शुक्रिया बिंदेश्वरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बट साहब, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, योगी सरकार जो लगातार कानून व्यवस्था के रखवाले कहे जाते हैं, केंद्र से लगातार ये बातें होती है, बेटी बचाओ के लिए तमाम दावे और नारे किए जो है वो दिए जाते हैं, क्या सिर्फ नारे रहकर रह जाएंगे ये? आखिर क्यों भारत में बेटियों के लिए सुरक्षा का कोई वचन निभाने वाली सरकार नहीं आती? एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आती है, सिर्फ वादे करते जाते हैं, लेकिन कुछ हकीकत में नजर नहीं आता। आखिर क्यों ऐसे हैवानों के हौसले बुलंद हैं? सुनीता, और कड़े कानून की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा शुरुआती पाठ्यक्रम है, यानी कि शुरुआती से जो हमारी किताबें हैं, जो हमारा समाज है, इसमें एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत है जी। शपथ लें सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, कि हम यह एक ऐसा मैसेज देंगे कि यौन हिंसा एक बड़ा अपराध है। हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हम उसकी तरफ सोचेंगे भी नहीं। इस समाज को बनाना होगा, न कि राजनीति करनी होगी। और सरकार के अंदर जो कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है, जनपद स्तर पर जिस तरह से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मानसिकता वाले लोगों की, वो सरकार नहीं कर पाई। ये दुखद है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बलरामपुर ने बताया कि किस तरह से पुलिस को जल्दी थी
कि उसकी पीड़िता का जो शव है वो रातों रात जलाया जाए, यानी कि वही घटना जो हाथरस में रातों रात शव को जलाया गया, वही घटना बलरामपुर में दोहराई गई। यानी कि पुलिस कहीं न कहीं इस मामले में लीपापोती करना चाहती है और शासन का इसका संरक्षण है। तो साफ तौर पर कहीं न कहीं इसके लिए कठोर कानून, सामाजिक व्यवस्था, उसके साथ साथ सामाजिक मैसेज देने की आवश्यकता है। और यौन हिंसा अपराध है, ये हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए ताकि हमारा बच्चा जो LKG का छात्र है, कक्षा 1 का छात्र है, वो इंटर तक ये पढ़े कि यौन हिंसा अपराध है, ये अक्षम्य है, ये गलत है, हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, लोगों की मानसिकताएं बदल गई और कहीं न कहीं उन्होंने बच्चियों को, युवतियों को एक भोग का साधन समझा और जिस तरह से सरकार लचर रही, कमजोर रही, उसका आज ये परिणाम है कि लगातार यौन हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार मजबूर है क्योंकि उसको लगता है कि मामला अगर आगे बढ़ेगा तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और निश्चित रूप से जो है सरकार इससे प्रभावित होगी। बिल्कुल यही वजह है कि अगर सरकार जल्दी जाग जाए, चेत जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये मौका ना मिले। हालांकि ये मुद्दा नहीं है राजनीति करने का, लेकिन जिस तरीके से सरकार यहाँ पर नाकामयाब नजर आ रही है, हाथ पैर जो तोड़े गए हैं वो युवती के नहीं तोड़े गए, बल्कि ये अपंग सरकार का ये रवैया है जो इस तरीके से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को धता बताने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। बुलंदशहर में किस प्रकार का रोष देखा जा रहा है दीपक, क्योंकि हर तरफ एक आक्रोश की लहर है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया से लेकर तमाम बातों में सिर्फ यही मुद्दा है कि आखिर क्यों 2012 का दामिनी केस हमारी आंखों से होकर एक बार फिर गुजरा, आखिर क्यों बार बार दरिंदे अपनी हैवानियत को इस तरीके से जो दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, सरकार सभी को शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी आवाज उठती नजर नहीं आ रही प्रशासन की तरफ से। जी दीपक। हाँ देखिए सुनीता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि प्रशासन की तरफ से कोई तरह कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो ये रेप कांड कर रहे हैं, लोगों को जो रेप कांड कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं की जा रही है जिससे कि जो लोग हैं उसको देखकर आगे के जो वारदात हो रही हैं उसको रोक सके। पर बात करें तो पीड़ित को पुलिस हटकाकर बढ़ा देती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो पीड़ित को ही उल्टा डांटकर बढ़ा देती है। अगर समय रहते कार्रवाई हो तो इस तरह की घटनाएं कम हो। जी बिल्कुल, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जो है उसको निपटाने की बात जरूर की जाती है, लेकिन आखिर क्यों ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं कि लगातार जो दरिंदे हैं उनकी दरिंदगी बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन आखिर क्यों इस तरीके के माहौल को दे रही है ऐसे लोगों को कि बेखौफ होकर घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े। भट्ट साहब, लगातार ऐसी बातें जो निकल कर आ रही है, जब दामिनी की माँ का हमने ये बात सुना, उनका ये कहना है कि 2012 जो एक मुद्दा था, लगातार सरकार से लेकर संसद से लेकर सड़कों तक लोग उतर आए थे, आक्रोश देखा गया था, लेकिन क्या ये मुद्दे बार बार हमारी आंखों के सामने गुजरते रहेंगे? क्या इसकी कोई अंत नहीं है? आखिर क्यों ऐसा कोई कड़ा कानून, ऐसा कोई नियम नहीं आता कि आखिर ये हाथ पैर और जीभ काटने वाले लोगों के लिए इसी तरीके का कड़ा और बड़ा कानून हो? आखिर क्यों लोग मजबूर हो गए हैं कि हैदराबाद जैसी घटना होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हैदराबाद पुलिस की तरह एनकाउंटर हो जाए। आखिर क्यों ऐसे अनैतिक मुद्दों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? आखिर क्यों कानून मूक दर्शक बना हुआ है? देखिए, सामाजिक बुराई है ये यौन हिंसा, बलात्कार, और इसके लिए मनुष्य के मस्तिष्क को समझना होगा और उसके साथ साथ इसके लिए कठोर कानून और बनाने पड़ेंगे। जनपद स्तर से, ग्राम समाज स्तर से ये मॉनिटर करना पड़ेगा जिला प्रशासन को कि वहां कितने लोग इस मानसिकता के हैं। हर व्यक्ति बलात्कारी नहीं होता है, हर व्यक्ति यौन हिंसा नहीं करता है। कुछ लोग हैं समाज में जो बलात्कारी मानसिकता रखते हैं, जो यौन हिंसा को खिलवाड़ समझते हैं, खिलौना समझते हैं, और वह कहीं न कहीं ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। उनके मन में क्रूरता रहती है। निश्चित रूप से जनपद स्तर पे, थाने स्तर पे ऐसी टीमें बनाई जाएं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उसके बाद देखा जाए और उनको निरुद्ध किया जाए, तो निश्चित रूप से इस तमाम घटनाओं को रोका जा सकता है।
लेकिन इसमें पुलिस कहीं न कहीं, जो जनपदों की पुलिस है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है जी। उसको केवल सरकार की खाना पूर्ति करनी है। सरकार ने कह दिया एंटी रोमियो दल बन गया, स्क्वाड बन गया, 2-4 मंचलों के बाल काट दिए, 2-4 मंचलों को लाके पकड़ के बंद कर दिए, हो गई खाना पूर्ति। रिपोर्ट चली गई योगी जी को कि साहब हमने एंटी रोमियो में पकड़ लिया, भाई बहन बैठे हुए हैं उनको पकड़ के चालान कर दिया कि साहब एंटी रोमियो दल ने पकड़ा है। इस तरह की घटनाएं हमने देखी। सरकार को ठोस कार्यक्रम लाना पड़ेगा, जनपद स्तर पर, जिले स्तर पर, ग्राम स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो स्मैखिए हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं, जो लगातार जो है वहशीपन है उनकी आंखों में, लगातार वो स्त्रियों को परेशान करते हैं। उनको निरुद्ध करें, उनको थाने ले आएं, उनको के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल, कब तक आखिर इस पुरुष प्रधान समाज में यही शिक्षा सिर्फ नारियों को, बेटियों को दी जाती रहेगी कि आप इस तरीके के कपड़े पहनिए, आप रात को बाहर मत निकलिए? लेकिन आखिर एक माँ के साथ गई हुई बेटी, एक कॉलेज जाती हुई बेटी, क्या गुनाह था आखिर उनका? आखिर ये समाज अब क्या दलीलें देगा कि गलतियां सिर्फ बेटियों की होती है? आखिर क्यों नहीं ऐसे दरिंदों को सबक सिखाया जाता? आखिर क्यों नहीं ऐसी नजीर पेश की जाती? इस तरीके का क्यों नहीं कानून बनाया जाता, उसका पालन किया जाता है कि इस तरीके के दरिंदों को एक बार में सबक मिल पाए? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कटघरे में सरकार खड़ी हो जाती है लेकिन कोई भी सबक, कोई भी कानून ऐसा नहीं बन पाता कि आखिर इस तरीके के कारनामों पर, ऐसी दरिंदगी पर रोक लग सके। बहुत शुक्रिया भट्ट समाज से जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिर्फ इस बात को लेकर हम बात करते रह जाएंगे, आखिर क्यों नहीं एक कड़े कानून के साथ सरकार पेश होती है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आखिर क्यों एक तरफ जहां बेटी की सुरक्षा के लिए Y+ सुरक्षा दी जाती है, तो वही दूसरी बेटी का अंतिम संस्कार, जो कि पीड़िता है, जो दरिंदगी की शिकार हुई है, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जिसकी जबान काट ली गई, उसका अंतिम संस्कार मां के बिलखते आंसुओं को पुलिस ने नहीं देखा और अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो आखिर क्यों नहीं, ये सवाल हम पूछें, क्यों आखिर लगातार पुलिस प्रशासन, सरकार और तमाम ऐसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं या तमाम ऐसे समाजवादी लोग हैं जो ये बातें करते हैं कि बेटियों के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन सिर्फ आक्रोश कुछ दिनों तक का, कैंडल मार्च कुछ दिनों तक का, लेकिन जब तक कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जाता, जब तक नसीहत नहीं दी जाती ऐसे दरिंदों को, तब तक इस तरीके की जो हैवानियत है, चाहे वो 2012 का दामिनी केस हो, हाथरस या बलरामपुर, लगातार हमारी आंखों में आंसू और आक्रोश लाता रहेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही दीजिए इजाजत।